द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम कुछ ऐसे शब्दों और लेबल्स की दुनिया में उतर रहे हैं जो हम अक्सर सुनते हैं, खासकर जब बात सीखने और विकास की आती है। जैसे डिसलेक्सिया, ADHD, ऑटिज्म। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो एक तरह से इन विषयों पर विजुअल नोट्स हैं, एक प्रेजेंटेशन की तरह। और हमारा मकसद आज इन स्लाइड्स को एक एक करके समझना है। मतलब बस परिभाषा रटना नहीं, बल्कि ये समझना है कि इन शब्दों के पीछे का मतलब क्या है। बिल्कुल। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। जब हम कहते हैं विकार या डिसऑर्डर, तो इसका असल में मतलब क्या होता है? ये बहुत ज़रूरी सवाल है, क्योंकि अक्सर लोग इसे बस पढ़ाई में कमज़ोर होने का एक फैंसी नाम समझ लेते हैं। हाँ, कि बच्चा कोशिश नहीं कर रहा। पर ऐसा नहीं है। हमारे स्रोत साफ बताते हैं कि विकार का मतलब है दिमाग की जानकारी प्रोसेस करने के तरीके में एक बुनियादी अंतर। अच्छा। और इसकी पहचान होती है 3 मुख्य चीजों में कमी से: स्मृति मतलब मेमोरी, प्रत्यक्षीकरण यानी परसेप्शन, और अवधान यानी अटेंशन। तो अगर इन 3 बेसिक चीजों में दिक्कत है तो सीखने की पूरी प्रक्रिया ही प्रभावित हो जाती है। एकदम। और ये समझना जरूरी है कि ये समस्या आंतरिक, स्थायी और जैविक होती है। मतलब ये किसी की कोशिश की कमी नहीं, बल्कि उसकी बनावट का हिस्सा है। और शायद इसीलिए 1963 में जब सैमुअल किर्क ने पहली बार लर्निंग डिसेबिलिटी शब्द का इस्तेमाल किया, तो ये एक बड़ा कदम था। बिल्कुल। किसी चीज को नाम देना उसे समझने और उस पर काम करने की दिशा में पहला कदम होता है। सही कहा। चलिए तो पहली स्लाइड पर चलते हैं। ये है पठन यानी पढ़ने से जुड़ी समस्याओं के बारे में। हाँ, जिसका शीर्षक बड़ा दिलचस्प है, जब अक्षर नाचने लगे। हम सबने सुना होगा कि कुछ बच्चे बी को डी पढ़ते हैं। इसे अक्सर लापरवाही मान लिया जाता है, पर यह उससे कहीं ज्यादा गहरा है ना? हाँ, और इसे डिसलेक्सिया कहते हैं। ये आंखों की समस्या नहीं है, जैसा ज्यादातर लोग सोचते हैं। अच्छा। ये दिमाग के भाषा को प्रोसेस करने की समस्या है। वो जानकारी को थोड़ा अलग तरीके से प्रोसेस करता है, जिससे पढ़ने में प्रवाह नहीं बन पाता। बच्चा अटक अटक कर पढ़ता है। और हमारे स्रोत एक बहुत जरूरी बात बताते हैं, अनिरंतरता। मतलब बच्चा एक ही शब्द को कभी सही पढ़ सकता है और कभी गलत। हाँ, और यही बात बच्चे और सिखाने वाले दोनों के लिए बहुत भ्रामक हो सकती है। लगता है कि बच्चा जानबूझकर कर रहा है। जिसमें एक और शब्द है एलेक्सिया। इसे वर्ड ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। हाँ, इसमें बच्चा लिखे हुए शब्दों को पहचान ही नहीं पाता। ये डिसलेक्सिया से भी ज्यादा गंभीर स्थिति है। और तीसरा है हाइपरलेक्सिया। ये तो सुनने में बिल्कुल उल्टा लगता है भी। इसमें बच्चे शब्दों को तस्वीर की तरह देखते हैं। वो पढ़ तो लेते हैं, शायद अपनी उम्र से बहुत पहले ही, पर उनका मतलब नहीं समझ पाते। मतलब पढ़ना सिर्फ अक्षरों को डिकोड करना नहीं है। बिल्कुल नहीं, वो अर्थ को समझना भी है। ये सभी इनपुट से जुड़ी समस्याएं हैं, यानी जो जानकारी अंदर जा रही है उसे प्रोसेस करने में दिक्कत है। ठीक है, तो ये हुई पढ़ने की बात। लेकिन तब क्या होता है जब जानकारी दिमाग में तो है, पर उसे कागज पर उतारने में एक जंग सी लड़नी पड़ रही हो? हाँ, ये हमें हमारी अगली स्लाइड पर लाता है, कलम और कागज की जंग। ये लिखने से जुड़ी समस्याओं के बारे में है। बिल्कुल। और इसमें सबसे आम है डिस्ग्राफिया। ये एक लेखन विकार है। इसमें भी बच्चा बी को डी जैसा लिखता है। हाँ, या फिर लिखावट बहुत खराब होती है, अक्षरों का आकार अजीब होता है। ये एक आउटपुट की समस्या है। मतलब दिमाग में विचार तो हैं, पर उन्हें हाथ के जरिए कागज पर उतारने में मुश्किल होती है। तो अपनी हैंडराइटिंग सुधारो कहना यहाँ काम नहीं करेगा। बिल्कुल नहीं। समस्या हाथ में नहीं, दिमाग और हाथ के तालमेल में है। और इसी तालमेल से जुड़ा एक और विकार है डिस्प्रेक्सिया। हाँ, डिस्प्रैक्सिया। इसका दायरा थोड़ा और बड़ा है। ये सिर्फ लिखने तक सीमित नहीं है। अच्छा। ये हमारे फाइन मोटर स्किल्स को प्रभावित करता है। मतलब बहुत छोटे छोटे काम? एकदम। जैसे शर्ट के बटन लगाना, जूतों के फीते बांधना या चित्र बनाना। जिसमें भी हाथ और आंख के बारीक तालमेल की जरूरत होती है, वहां दिक्कत आती है। ये तो रोजमर्रा की जिंदगी को बहुत मुश्किल बना देता होगा। निश्चित रूप से। चलिए अक्षरों से आगे बढ़कर अब जरा अंकों की दुनिया की बात करते हैं। हमारी अगली स्लाइड का नाम है अंकों का जाल और मौन शब्द। पहले गणित की बात करते हैं। डिस्कैलकुलिया। हाँ, डिस्कैलकुलिया। ये सिर्फ गणित में कमजोर होना नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये मात्रा,
प्रतीकों और क्रम को गणित के संदर्भ में प्रोसेस करने का संघर्ष है। गणना करने में या टाइम टेबल बनाने में बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। मतलब उनके लिए अंक सिर्फ निशान हैं जिनका कोई असली मतलब नहीं है। आप ऐसा कह सकते हैं। ये गणित की भाषा को ही समझने में एक चुनौती है। और अब बात करते हैं भाषण यानी बोलने से जुड़ी समस्याओं की। इसमें है अफेजिया। हाँ, अफेजिया। इसमें बच्चा सुनी हुई बात समझ तो लेता है, पर उसका गहरा मतलब, उसका संदर्भ नहीं निकाल पाता। और एक और है डिसअर्थरिया। डिसअर्थरिया में बोलने में स्पष्टता नहीं होती, आवाज साफ नहीं निकलती। यहाँ दिक्कत सोचने में नहीं, बल्कि मुंह की मांसपेशियों को दिमाग से सही सिग्नल नहीं मिलने में है। हमारे नोट्स में एक और शब्द है डिसअफेजिया। ये इन सबसे कैसे अलग है? ये एक बहुत ही बारीक लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है। डिसअफेजिया में बच्चा बात समझ तो जाता है, उसके दिमाग में जवाब भी है, पर उसे व्यक्त नहीं कर पाता। बिल्कुल, वो उसे शब्दों में ढालकर बोल नहीं पाता। ये भाषा को समझने और उसे प्रोड्यूस करने के बीच का एक गैप है। ये तो बहुत निराशाजनक होता होगा। बहुत ज्यादा। अब तक हमने उन चुनौतियों की बात की जो जानकारी को प्रोसेस करने से जुड़ी हैं, लेकिन अब हमारी चर्चा एक ज्यादा व्यक्तिगत मोड़ ले रही है। हाँ, हमारी अगली स्लाइड है स्वयं को देखने का नजरिया। ये आत्मछवि से जुड़ी है। इसमें कुछ गंभीर स्थितियों का जिक्र है, जैसे डिस्मॉर्फिया। डिस्मॉर्फिया। इसमें व्यक्ति को अपने शरीर का कोई अंग या चेहरा अजीब या बदसूरत दिखाई देता है, जबकि असल में ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब ये एक तरह का परसेप्शन का धोखा है। हाँ, एक बहुत तकलीफदेह धोखा। और इसी से जुड़े हुए ईटिंग डिसऑर्डर्स भी हैं, जैसे बुलिमिया और एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया में तो वजन बढ़ने के डर से भूखे रहने की आदत होती है ना? सही। और बुलिमिया में बहुत ज्यादा खाने और फिर उसे किसी तरह बाहर निकालने की। ये समझना जरूरी है कि ये सीधे तौर पर लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है, बल्कि ये गंभीर मानसिक स्वास्थ्य की स्थितियां हैं। पर ये सीखने की प्रक्रिया पर तो बहुत गहरा असर डालती होंगी। निश्चित रूप से। जब कोई अपनी पूरी ऊर्जा अपने शरीर और खाने की चिंता में लगा रहा हो, तो उसके पास सीखने पर ध्यान केंद्रित करने की मानसिक क्षमता ही नहीं बचती। और हमारे नोट्स कहते हैं कि ये किशोरावस्था में ज्यादा दिखा जाता है। हाँ, क्योंकि वो अपनी पहचान बनाने और सामाजिक दबाव का समय होता है, जो इन विकारों के लिए एक संवेदनशील दौर हो सकता है। चलिए अब उन दो स्थितियों पर आते हैं जिनके बारे में आजकल काफी जागरूकता बढ़ी है, ऑटिज्म और ADHD। हाँ, हमारी आखिरी स्लाइड, एक अलग दुनिया। अक्सर लोग इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं, पर ये बहुत अलग है। ADHD से शुरू करते हैं। ठीक है। ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें दो मुख्य बातें हैं, अवधान की कमी और अति सक्रियता। मतलब ध्यान की कमी और बहुत ज्यादा एक्टिव होना। हाँ, ADHD वाले दिमाग के लिए एक जगह पर ध्यान लगाना बहुत मुश्किल होता है। ध्यान एक जगह से दूसरी जगह बहुत तेजी से कूदता है। बच्चा इंतजार नहीं कर सकता। तो ये इच्छा शक्ति की कमी नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये ध्यान को नियंत्रित करने की एक न्यूरोलॉजिकल चुनौती है। और हाइपर एक्टिविटी का मतलब है कि उनके लिए शांत बैठना शारीरिक रूप से मुश्किल होता है। उनका दिमाग और शरीर हमेशा ऑन मोड में रहता है। और अब बात करते हैं ऑटिज्म की। इसे अक्सर अपनी ही दुनिया में खोए रहने से जोड़ा जाता है। ये एक शुरुआत है, पर कहानी इससे कई ज्यादा गहरी है। लियो कानर ने बताया था कि बच्चा समाज से कटकर अपनी ही दुनिया में खोया रहता है। तो क्या ये सही विवरण है? कुछ हद तक। ऑटिज्म को एक कमी के तौर पर देखने के बजाय ये सोचना ज्यादा मददगार है कि ये दुनिया को अनुभव करने का एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम, ये दिलचस्प है। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब उनकी सामाजिक संवाद की भाषा अलग हो सकती है, जैसे वो आंखों से संपर्क करने से बचते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए नहीं कि वो अशिष्ट हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि एक ऑटिस्टिक व्यक्ति के लिए आई कांटेक्ट एक तरह का सेंसरी ओवरलोड हो सकता है, बहुत ज्यादा जानकारी एक साथ मिलना। अच्छा, और हमारे नोट्स में सेंसरी इंटीग्रेशन की भी बात है। हाँ, और ये ऑटिज्म को समझने की कुंजी है। इसमें इंद्रियों में तालमेल नहीं होता। मतलब सोचना कुछ, देखना कुछ और करना कुछ और। इसे ऐसे सोचिए कि दिमाग में हमारी इंद्रियों के वॉल्यूम नॉब अलग अलग स्तर पर सेट हैं। हो सकता है रोशनी का वॉल्यूम बहुत तेज हो या किसी कपड़े का टैग बहुत ज्यादा चुभता हो। और शायद इसीलिए उन्हें एक तय दिनचर्या इतनी पसंद होती है ना? एकदम सही। रूढ़िवादी विचारधारा से यही मतलब है। एक तय रूटीन उन्हें एक अस्त व्यस्त दुनिया में सुरक्षित महसूस कराता है। तो आज हमने बहुत कुछ समझा, नाचते हुए अक्षरों से लेकर एक ऐसे दिमाग तक जो दुनिया को एक अलग ही तरीके से अनुभव करता है।
और इन सबसे एक मुख्य बात जो निकल कर आती है वो ये है कि ये बुद्धिमत्ता या इच्छा शक्ति की कमी के मुद्दे नहीं है। ये सिर्फ दिमाग की वायरिंग में अंतर है। बिल्कुल। और जब हम चुनौती की असली प्रकृति को समझते हैं कि दिक्कत इनपुट में है, आउटपुट में है या तालमेल में, तभी हम सही तरीके से समर्थन दे सकते हैं। ये इसे समझने का एक बेहतरीन तरीका है। और आज की चर्चा को समाप्त करते हुए मैं एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। हमारे श्रोतों ने इन स्थितियों को अलग अलग श्रेणियों में बांटा है, लेकिन असल जिंदगी में ये चुनौतियां कितनी बार एक दूसरे से जुड़ी होती हैं? हाँ, ये तो है। अक्सर ये ओवरलैप करती हैं। तो सोचने वाली बात यह है, क्या हमारा ध्यान सिर्फ एक लेबल पर होना चाहिए, या हमें पूरे व्यक्ति को समझने और ये देखने की जरूरत है कि उनके दिमाग का ये अनूठा ऑपरेटिंग सिस्टम उनके जीवन के हर पहलू को कैसे प्रभावित करता है?